अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आपका आज का टॉपिक है इन्वेंट्रीज एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये आपका चैप्टर 6 है और इसमें हम बेसिकली देखते हैं कि इन्वेंट्री क्या होती है और उसकी कॉस्ट कैसे निकाली जाती है, उसकी सेल्स किस तरह से डील किया जाता है सेल्स के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन्वेंट्री में कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। आप लास्ट चैप्टर में कुछ ना कुछ इंट्रोडक्शन में आपको दे चुका हूँ इन्वेंट्री के बारे में। तो मैं आपको थोड़ा सा मजीद बताता हूँ कि इन्वेंट्री में क्या चीज़ें शामिल होती हैं। पहले देखिए, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री इंक्लूड ऑल द गुड्स दैट ए कंपनी ओन एंड होल्ड फॉर सेल। वो तमाम चीज़ें जो कंपनी होल्ड करती है, ठीक है, और ओन करती है, यानी कि उसकी ऑनरशिप भी रखती है और वो होल्ड करती है, किस लिए? सेल करने के लिए। लेट्स से किसी का अगर कोई काम है, फर्नीचर का काम है, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स अगर वो परचेज करके अपनी शॉप पे उसने रखा हुआ है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स का सारा सामान उसके लिए मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है। क्यों? क्योंकि उसने वो सेल करने के लिए रखा हुआ है। ठीक है, इसी तरह फर्नीचर वाले ने अगर फर्नीचर रखा हुआ अपनी शॉप पे सेल करने के लिए, तो वो उसके लिए मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है। तो अच्छा, अब फर्दर देखते हैं कि इन्वेंट्री में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। अब इन्वेंट्री ज़रूरी नहीं है कि आपकी ऑनर की शॉप में ही अवेलेबल हो, ये किसी भी जगह पर हो सकती है। वो कैसे? अब देखते हैं। गुड्स इन ट्रांजिट। गुड्स इन ट्रांजिट क्या होती हैं बेसिकली? मिसाल के तौर पे आपका काम है, आपका कपड़े का काम है, ठीक है। तो आपने ऑर्डर किया, जिस तरह भी ऑर्डर किया, ऑर्डर प्लेस किया, उसकी पेमेंट कर दी, और आप लोगों ने कहा कि यार मैंने पेमेंट कर दी है और ये मेरे फ्रेट के चार्जेस हैं, अब वहाँ पर लोडर पे रखवाएं और यहाँ भेज दें। ठीक है, अब वो सामान, क्योंकि आपने उसके पैसे भी दे दिए, आपने लाने का खर्चा भी दे दिया, तो जैसे ही वो सामान वहाँ से निकल जाएगा, ठीक है, जिससे आपने परचेज किया है, तो वो कहलाएगा गुड्स इन ट्रांजिट। और वो गुड्स इन ट्रांजिट आपकी इन्वेंट्री का हिस्सा होगा। क्यों? क्योंकि आप उसकी ऑनरशिप रखते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब है जी गुड्स ऑन कंसाइनमेंट। गुड्स ऑन कंसाइनमेंट क्या होता है? इसमें ऐसे होता है कि अगर आप कपड़े का ही काम कर रहे हैं, आप किसी और पर्सन को कहते हैं कि यार आप मेरा कपड़ा रख कर बेचें, मेरे नाम से मेरे ब्रांड का कपड़ा अपने शॉप पर रख कर बेचें, ठीक है। या आपकी जो फ्रेंचाइज होती है, आप उसको अपना कपड़ा देते हैं, आप उससे कहते हैं कि यार आप मेरे नाम से कपड़ा बेचें, तो वो बंदा आपके बिहाफ पे आपके नाम का कपड़ा सेल कर रहा होता है, आपके ब्रांड का जो कपड़ा होता है वो सेल कर रहा होता है। ठीक है, तो जो भी प्रोडक्ट्स उसके पास अवेलेबल होंगी आपके नाम की, वो आपकी ओनरशिप में होंगी और वो आप उसको कहेंगे कि ये मेरी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है। ठीक है, अच्छा, इस प्रोसीजर में आप कंसाइनर कहलाएंगे, जो चीज़ें अपनी भेज रहे हैं दूसरों के पास सेल करने के लिए, और जो बंदा वो चीज़ें सेल कर रहा है वो कंसाइनी कहलाता है। ठीक है, गुड्स डैमेज और ऑब्सलीट। अगर आपकी चीज़ें जो हैं वो डैमेज हो गई हैं, ठीक है, या बिल्कुल डेड हो गई हैं, तो उनसे किस तरह डील करते हैं। अगर तो आपकी जो चीज़ें हैं जो डैमेज हुई हैं, अगर तो वो सेल हो सकती हैं, अभी भी बिक सकती हैं, तो वो आपकी इन्वेंट्री में शामिल होंगी। ठीक है, किस उनकी कॉस्टिंग से रिलेटेड एक अलग तफसील है। अभी फ़िलहाल आप इतना समझ लें कि जो चीज़ें अगर आपके पास जो इन्वेंट्री थोड़ी बहुत उसमें कुछ गड़बड़ हो गई है, लेकिन वो बिक सकती है, तो वो आपकी इन्वेंट्री का हिस्सा है। अगर वो बिल्कुल डेड हो गई है, टूट गई है, तो फिर उसमें क्या है, तो फिर वो आपकी इन्वेंट्री का हिस्सा नहीं है, वो आपका टोटली लॉस है। अब देखते हैं कि इन्वेंट्री की कॉस्ट कैसे निकाली जाती है। इन्वेंट्री की कॉस्ट में कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं? अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं, आप लोग जब एक चीज़ खरीद कर लाते हैं, ठीक है, उसमें क्या चीज़ शामिल होती है? आपकी अगर कपड़े की शॉप है, हम इसी एग्जांपल को चलाएं, आपकी कपड़े की शॉप है, आप किसी फैक्ट्री में गए, ठीक है, आपने वहां से कपड़ा परचेज किया, कपड़े के चार्जेस, मिसाल के तौर पे आपने 1 लाख का कपड़ा लिया, 1 लाख का कपड़ा प्लस उसको परचेज करने के लिए आपको जो एक्सपेंस हुआ, मिसाल के तौर पे आपके 5,000 रुपये उसके खर्चा आ गया, परचेज करने पे आप वहाँ पर गए, आपने सारा कुछ किया, 5,000 खर्चा आ गया, 1,05,000। अब वहाँ से वापस लाने के लिए उसको आपने लोड करवाया, लेट्स से फ्रेट के चार्जेस ये 10,000 रुपये ने चार्जेस ये, क्या मुझे इस सिटी में इस जगह पर आपने मुझे कपड़ा पहुँचा देना है, 10,000 वो, तो ये सारी चीज़ें 10, 5, 1 लाख
5,000 और 10,000, 1,15,000 रुपये आपकी इन्वेंट्री की कॉस्ट है। यानी कि अब आपका पास जो इन्वेंट्री अवेलेबल है वो 1 लाख की नहीं है बल्कि 1,15,000 की है। ठीक है, ये आपके अकाउंटिंग का रूल है कि ये जो सारी कॉस्ट होती हैं ये उसमें ही शामिल हो जाती हैं। कब कौन कौन सी कॉस्ट, जब तक आपका कपड़ा सेलेबल कंडीशन में नहीं आ जाता, यानी कि परचेज करने के बाद रास्ते से होकर आपकी शॉप पे आ जाता है, डिस्प्ले में लग जाता है, जब तक डिस्प्ले में नहीं लग जाता उस पर जितना भी खर्चा होता है वो आप उसकी कॉस्ट में शामिल होता है। ठीक है, अच्छा जी। इन्वेंट्री कॉस्टिंग अंडर ए परपेचुअल सिस्टम। परपेचुअल सिस्टम में आपको बता चुका हूँ। परपेचुअल सिस्टम में बेसिकली क्या होता है कि आप अपनी इन्वेंट्री को साथ के साथ अपडेट करते रहते हैं। ठीक है, जैसे जैसी कोई चीज़ आप नई परचेज करते हैं आप उसकी प्राइस को अपडेट करते हैं, जैसे ही चीज़ परचेज करते हैं आप उसकी प्राइस को दोबारा अपडेट कर देते हैं। ठीक है, तो सिंपली आप अभी इतना ही समझें इसको। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इन्वेंट्री की कॉस्टिंग बेसिकली किस तरह से की जाती है। ठीक है, इसके डिफरेंट मेथड्स होते हैं। जब आप इसको सेल कर रहे होते हैं तो इसके डिफरेंट मेथड्स होते हैं परपेचुअल सिस्टम में। क्यों, आपने एक चीज़ खरीदी 100 रुपए की, ठीक है, कल आप अगले दिन आपने वही चीज़ 110 में खरीदी, उससे अगले दिन वही चीज़ आपने 120 में खरीदी। ठीक है, तो अगर आपने 3 दिन बाद एक चीज़ सेल की, एक यूनिट सेल किया, तो आप क्या कहेंगे कि मैंने 100 वाला बेचा, 120 वाला बेचा, 130 वाला बेचा। तो ये आपको कैसे पता लगेगा? ये डिफरेंट आपके कॉस्टिंग सिस्टम होते हैं, उससे आपको पता लगता है और वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। मैनेजमेंट डिसीजंस इन अकाउंटिंग फॉर इन्वेंट्री। जो इन्वेंट्री से रिलेटेड मैनेजमेंट के डिसीजन होते हैं उसमें क्या चीज़ें शामिल होती हैं? फर्स्ट वन तो ये होता है कि उस इन्वेंट्री में कौन सी चीज़ें शामिल हैं और उनकी कॉस्ट किस तरह से निकाली जाती है। ठीक है, जो भी हमने डिस्कस किया है। देन कॉस्टिंग मेथड, कि उनकी कॉस्टिंग कैसे करेंगे हम। ठीक है, जो अभी मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा था कि आपने एक यूनिट 100 का लिया, एक 110 का लिया, एक 120 का लिया। जब आप एक सेल करेंगे तो किसकी कॉस्ट आप लिखेंगे कि मैंने 100 वाला सेल किया, 110 वाला, 120 वाला। तो ये वो कॉस्टिंग मेथड है डिफरेंट। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, FIFO, LIFO, वेटेड एवरेज, ये मेथड है और अभी हम ये डिस्कस करेंगे आगे। देन इन्वेंट्री सिस्टम कौन सा होना चाहिए, परपेचुअल या पीरियोडिक। देन उसकी यूज ऑफ मार्केट वैल्यू और अदर एस्टिमेट्स। देन उनकी हमने वैल्यूएशन किस तरह से करनी है, कि मार्केट वैल्यू लिखनी है या कॉस्ट लिखनी है। ठीक है, अभी हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो मेन इशू आता है हमारा वो ये आता है कि हम पर यूनिट कॉस्ट एक यूनिट की कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इस काम के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं। ये 4 मेथड होते हैं। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, वेटेड एवरेज। ये जो हमने ऊपर देखा था 5 4 लाइफ 4, ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट और ये वेटेड एवरेज। ठीक है, ये वही वाले मेथड्स हैं। अगर हम इनकी देखें कि ये जनरली ये ओवरऑल कितने यूज़ होते हैं, तो 50% जो ओवरऑल यूज़ होता है वो फाइफो मेथड यूज़ होता है दुनिया में। ठीक है, देन 20% जो आपका है वो वेटेड एवरेज यूज़ होता है। ठीक है, देन थ्री अप्रोक्सीमेटली 27% जो है वो आपका लाइफ यूज़ होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, और 3% आपके अदर जो डिफरेंट मेथड्स हैं वो यूज़ होते हैं। अब हम एक एग्जम्पशन देखते हैं, इन्वेंट्री कॉस्ट एग्जम्पशन। इसमें हम ये देखेंगे कि इन डिफरेंट सिस्टम में किस तरह से हम कॉस्ट एलोकेट कर रहे हैं। ठीक है, ये एक एग्जांपल है कि आप 3 यूनिट्स परचेज कर रहे हैं। ठीक है, 3 यूनिट्स आप परचेज कर रहे हैं। अच्छा, एक बार याद रखिएगा, मैं इससे रिलेवेंट आपको असाइनमेंट दूंगा। ठीक है, मैं आपको कुछ फिगर्स दूंगा और आपको मुझे ये चीज़ें कैलकुलेट करके देनी होंगी। बड़ी आसान सी चीज़ें हैं, तो इनको आप अभी साथ साथ समझ लें। आपने 3 यूनिट परचेज किए, ठीक है जी, डिफरेंट डेट्स पे एक ही तरह के 3 यूनिट्स परचेज किए। आप कह सकते हैं लेट्स से कि आपने एक एक सूट परचेज किया। ठीक है, एक ब्रांड का एक सूट परचेज किया एक दिन, अगले दिन आपने दोबारा वही सूट परचेज किया डिफरेंट प्राइस पे, उससे अगले दिन वही सूट परचेज किया एक और डिफरेंट प्राइस पे। ठीक है, अब यहाँ हम एग्जांपल देखते हैं जी। 1 मई को आपने $45 का परचेज किया, 3rd को 65 का, और 6 मई को $70 का आपने परचेज किया। अब ये परचेज आप किस लिए कर रहे हैं कि आप आगे सेल करने के लिए, आप बिजनेस करते हैं इसलिए कर रहे हैं परचेज। अब 7 मई को आपने एक यूनिट सेल किया, सिर्फ कितने रुपए में, 100 रुपए में। ठीक है जी,
अब हम देखेंगे कि हमने इसी कॉस्ट किस तरह से निकालनी है, कॉस्ट फ्लो क्या है हमारा, ठीक है। कि ये 100 का आपने बेचा है, ये कौन से वाला बेचा है, 45 वाला, 65 वाला या 70 वाला, क्योंकि सूट तो तीनों एक ही थे, एक ही ब्रांड था, एक ही आर्टिकल था, ठीक है, एक ही डिजाइन था, सब कुछ सिमिलर एक ड्रेस था, बस आपको वो महंगा मिला था। एक दिन 45 का मिला, दोबारा लेने गए वही आपको 65 का मिला, दोबारा लेने गए वही आपको 70 का मिला। अब डिफरेंट मेथड्स में हम ये देखते हैं कैसे ये काम करता है। पहले हम देखते हैं फाइफो मेथड। फाइफो मेथड अज्यूम करता है कॉस्ट फ्लो इन द ऑर्डर इनकर्ड, कि जिस तरह से कॉस्ट इनकर्ड हुई है। ये अगर आप नाम से देखें तो इस फाइफो का मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो आपने पहले खरीदा वो पहले आउट होगा, वो पहले बिकेगा। तो आपने सबसे पहले कौन सा यूनिट खरीदा था यहाँ पर, 45 रुपए वाला। यूनिट परचेज ऑन मई फर्स्ट इज 445 रुपीज, ठीक है। अर्लीस्ट कॉस्ट इनकर्ड, सबसे पहले आपकी ये कॉस्ट इनकर्ड हुई थी, इट इज सेंड टू द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो जब आप से कोई पूछेगा कि यार बताएं आपने एक यूनिट सेल किया, आपको कितने पैसे बचे, अब आप कहेंगे 100 का बिका और 45 का मैंने खरीदा था, आप कहेंगे जी मुझे 55 रुपीज जो है वो प्रॉफिट हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। और बाकी के जो दो यूनिट्स हैं 70 वाला और 65 वाला, आप कहेंगे जी टोटल 70 प्लस 60 135 जो है वो मैं आप अपनी बैलेंस शीट में लिख देंगे कि 135 के यूनिट मेरे पास अभी भी अवेलेबल है, दो यूनिट, ठीक है। अब यही एग्जांपल अगर आप लाइफो मेथड अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट मेथड्स अप्लाई करती हैं, कोई फाइफो करती है, कोई लाइफो करती है, कोई वेटेड एवरेज करती है। अब यही अगर एक और कंपनी है, एक और कोई आप में से कोई पर्सन है, वो यही सेम बिजनेस कर रहा है, सेम चीजें परचेस करके लाया, लेकिन वो लाइफो मेथड यूज करता है, अब क्या होगा। लाइफो का मतलब है लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो एंड पे चीज खरीदी है वो फर्स्ट आउट होगी, लास्ट इन जो सबसे एंड पे खरीदी फर्स्ट आउट वो पहले बिकेगी। तो अब अगर इसके मुताबिक हम देखें 100 रुपए की आपने यूनिट बेचा, तो कौन सा यूनिट बेचा आपने, 45 वाला, 65 वाला या 70 वाला। तो सबसे एंड पे ये कहता है जी लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो चीज एंड पे खरीदी वो पहले बिकी। तो आपका बेसिकली 70 रुपए वाला यूनिट जो आपका पहले सेल हुआ, 100 में से 70 लेस करेंगे, आप कहेंगे जी 30 मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है, ठीक है। और अगर आपसे कोई पूछे बताएं आपके पास इन्वेंट्री कितने की अवेलेबल है, आप कहेंगे जी बाकी के जो दो यूनिट है 45 और 65 ये मेरी टोटल इन्वेंट्री अवेलेबल है। अच्छा जी, देन एक और आप में से स्टूडेंट है, एक और आप में स्टूडेंट बिजनेस कर रहा है, वो वेटेड एवरेज मेथड यूज करता है। अब वेटेड एवरेज मेथड में क्या होता है, ना तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है ना लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है। ये सिंपली वो क्या करता है, वो इन सारे पैसों को टोटल करता है, 45 65 और 70 इनको तीन पे डिवाइड करता है, और वो कहता है जी मुझे एक यूनिट जो है वो 60 रुपए का पड़ रहा है, ठीक है। अब वो जब यूनिट सेल करेगा 100 का, तो कितना ग्रॉस प्रॉफिट होगा, वो ना 45 लेस नहीं करेगा, 65 भी नहीं, 70 भी नहीं, वो कहेगा जी इनकी सबकी एवरेज लेता हूँ, एवरेज आती है 60, तो मुझे एक यूनिट 60 का पड़ता है। वो 100 में से 60 लेस करेगा और वो कहेगा जी 40 मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है, और बाकी के जो दो यूनिट है 60 प्लस 60 के हिसाब से वो मेरी बैलेंस शीट में इन्वेंट्री के तौर पर जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को बताया गया है, ये लास्ट इन फर्स्ट आउट को, वेटेड एवरेज को। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में क्या हुआ, आपने तीन यूनिट्स लिए, एक फर्स्ट मई को 45 का, तीन को 65 का, 6 को 70 का। ये तीनों ये सेम एग्जांपल है जो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अगर आप इस फाइफो के अंदर देखें, 100 रुपए की चीज सेल की, कॉस्ट कितनी आई, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है तो सबसे पहले यकम मई को आपने 45 से खरीदा था, तो 45 आपकी कॉस्ट थी, बाकी प्रॉफिट। यहाँ पर देखें बेचा 100 का ही है लेकिन खरीदा कितने का था, ये लाइफो मेथड है, लाइफो में जो लास्ट पे खरीदा वो पहले सेल करेंगे आप, 70 कॉस्ट 30 ग्रॉस प्रॉफिट, और यहाँ पर एवरेज में क्या करेंगे, एवरेज लेकर बाकी ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा आपका। अब बैलेंस शीट में क्या बैलेंस जाएगा, बैलेंस शीट में अब कितने की इन्वेंट्री अवेलेबल है, फाइफो में पहला सबसे पहले वाला यूनिट सेल किया आपने तो बाकी दो इन्वेंट्री मौजूद है, ठीक है। लाइफो में आपने सबसे आखिरी सेल किया, ये वाले दो की प्राइस आपके पास जो है वो इन्वेंट्री मौजूद है, जबकि इसमें आपकी एवरेज के हिसाब से दो यूनिट की इन्वेंट्री मौजूद है आपके पास, ठीक है। अच्छा, अब हम दोबारा ये चीज़ डिस्कस करते हैं, क्योंकि मैं आपको जो क्वेश्चन दूंगा बेसिकली वो इससे बिल्कुल रेलिवेंट होगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इसमें वो कह रहा है जी पहले हमने बात की थी एक एक यूनिट की, ठीक है।
अभी हम कुछ डिफरेंट यूनिट्स की से रिलेटेड एग्जांपल करते हैं। ये एक एग्जांपल लिखी है जी कि एक बिजनेस के पास बिगिनिंग इन्वेंट्री है 10 बाइक्स $91 के हिसाब से। ठीक है जी। बिगिनिंग इन्वेंट्री मतलब जो उसके पास साल शुरू होते ही या एक मंथ शुरू होते ही उसके पास अवेलेबल है। ठीक है, पिछले महीने की बची हुई है उसके पास या पिछले साल की सब बची हुई है, ये बिगिनिंग इन्वेंट्री वो चीज़ होती है। तो 3 अगस्त को 15 बाइक्स उसने मजीद खरीदे, कितने के हिसाब से? 106 के हिसाब से। ठीक है, टोटल इतने पैसे पे किए। ये सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं यहाँ पर। ठीक है जी। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं यहाँ पर। इस पोर्शन में देखें, इस पोर्शन में वो परचेज का हिसाब लिख रहा है, यहाँ पर वो लिख रहा है कॉस्ट, खर्चा कितना आया, यहाँ पर वो लिख रहा है बैलेंस शीट में कितनी इन्वेंट्री अवेलेबल है। ठीक है, एक ही इसमें आपको वो तीनों चीज़ें डिस्कस कर रहा है। उसने कहा जी 1 अगस्त को आपके पास बिगिनिंग इन्वेंट्री अवेलेबल है। ठीक है, आपने कुछ परचेज तो नहीं की, अवेलेबल पहले से अवेलेबल है, इसलिए खर्चा भी कोई नहीं आया। तो आपकी इन्वेंट्री जो बैलेंस शीट में अवेलेबल है, जो बच गई थी, वो आपकी थी 91 रुपये के हिसाब से 10 यूनिट थे, तो टोटल 910 रुपये की इन्वेंट्री आपके पास अवेलेबल थी। ठीक है, 3 अगस्त को आपने 15 यूनिट्स परचेज किए 106 के हिसाब से। टोटल कितने पैसे दिए उन्हें? 1590 रुपये आपने पे कर दिया। अब अगर आपसे कोई पूछे कि आपके पास टोटल इन्वेंट्री कितनी है, आप कहेंगे जी 910 की पहले थी, 1590 की, अब टोटल मेरे पास 2500 की इन्वेंट्री अवेलेबल है। ठीक है, 10 यूनिट 91 के हिसाब से थे, 15 यूनिट मैंने खरीदे 106 के हिसाब से। अब 14 तारीख को आपके 20 यूनिट सेल हो रहे हैं। ठीक है, कोई आपका कस्टमर है, उसने कहा जी मुझे 20 यूनिट चाहिए। अब देखें, अब यहाँ पर हम बात करें सिर्फ कॉस्ट की। ठीक है, अभी हम प्राइस को डिस्कस नहीं करें कि उसने कितने का सेल किया, अभी हम डिस्कस करें सिर्फ कॉस्ट को। तो जब 20 तारीख को आपके पास कस्टमर आया, सॉरी 14 अगस्त को आपके पास कस्टमर आया 20 यूनिट परचेज करने के लिए, तो आप उसको 20 यूनिट की कौन सी कॉस्ट लगाएंगे? 15 वाली, 10 वाली, कौन सी वाली? देखें, ये आपका मेथड कौन सा है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो पहले चीज़ आई वो पहले बिकेगी। आप कहेंगे जी 10 यूनिट पहले वाले पड़े हैं मेरे पास। अब अभी आप अपना हिसाब लगा रहे हैं, आप उससे नहीं बता रहे कि ये मेरे पास पहले वाले पड़े हैं, ये मुझे सस्ते पड़े थे। अभी आप ये सिर्फ अपना हिसाब लगा रहे हैं ताकि एंड पे आप पता लगा सकें कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ है। आप कहेंगे 10 यूनिट आपके पास 91 के हिसाब से पड़े हैं, 910 के, मजीद 10 यूनिट आपने वो बेचने, क्योंकि उसने 20 यूनिट्स आपसे रिक्वायर किए हैं, डिमांड किए हैं। 10 यूनिट्स आप नेक्स्ट में से देंगे जो आपको 106 के हिसाब से पड़ा था। इनको टोटल करेंगे, टोटल 1970 रुपये आपकी कॉस्ट आएगी इन 20 यूनिट्स पे। ठीक है, अब अगर आपसे कोई पूछे कि बताएं इन 20 यूनिट सेल करने के बाद आपके पास कितनी इन्वेंट्री अवेलेबल है बैलेंस शीट में, तो आप कहेंगे जी 2500 पहले थी, टोटल 1970 की बिक गई, अब मेरे पास 106 वाले 5 यूनिट बचे हैं। देखे ना, ये 10 तो बिक गए, इन 15 में से 10 बचे, 5 बचे हैं, 5 106 के हिसाब से आप कहेंगे जी 530 की इन्वेंट्री मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है जी। अच्छा, अब 17 अगस्त को क्या हुआ? आपने 20 यूनिट मजीद परचेज किए 17 अगस्त को, कितने के हिसाब से? 115 के हिसाब से। टोटल पैसे कितने दिए? 2300। अब अगर आपसे कोई पूछे बताएं जी आपके पास 17 अगस्त को कितना बैलेंस अवेलेबल है इन्वेंट्री में, आप कहेंगे जी 5 यूनिट 106 वाले और 20 यूनिट मैंने अभी परचेज किए 115 वाले, मेरे पास 2830 बैलेंस अवेलेबल है। ठीक है, अब 28 अगस्त को आपने मजीद 10 यूनिट परचेज किए 119 के हिसाब से, इतने पैसे के, और शाम को जाते हुए आपकी कोई चीज़ बिकी नहीं, शाम को जाते हुए आपने बैलेंस शीट में इन्वेंट्री में लिखा कि मेरे पास 5 यूनिट 106 वाले, 20 यूनिट 115 वाले और 10 यूनिट ये 119 वाले बचे हुए हैं, और टोटल मेरे पास इतने की इन्वेंट्री मौजूद है। ठीक है, 31 अगस्त को मंथ के लास्ट डे में आपके टोटल 23 यूनिट परचेज किए किसी ने, आपके पास कस्टमर है, उसने कहा जी मुझे 23 यूनिट चाहिए। क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, अब आप इसके हिसाब से कॉस्टिंग करेंगे। आप कहेंगे जी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में जो सबसे पहले मैंने खरीदे थे वो ये हैं, आप कहेंगे जी 5 पड़े हैं ये वाले, आप 5 ये लिख देंगे यहाँ पर, ये बने 530 के, बाकी बचे 18 यूनिट्स। अब 18 यूनिट्स इस इनमें से जाएंगे क्योंकि ये आपने पहले खरीदे थे। आप कहेंगे जी 18 ज़रा 115 इतने पैसे बने, और आप कहेंगे जी मुझे टोटल इतनी कॉस्ट आई है इन यूनिट्स पे। ठीक है, और बैलेंस शीट में बाकी जो बचे आपके यूनिट्स वो आपने यहाँ लिख दिए। ठीक है, अब टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इस महीने आपको कितनी पड़ी? वो पड़ी जी 4570 की। ठीक है, और आपकी महीने के बाद बैलेंस कितना अवेलेबल है? 1420 रुपये का। ठीक है जी।
अब इसी एग्जांपल को हम लाइफो में भी पढ़ेंगे और वेटेड एवरेज में भी पढ़ेंगे। मैंने आपको यहाँ डिटेल में बताया, आगे हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी इसको डिस्कस करेंगे। सेम एग्जांपल है जी, ठीक है। लाइफो मेथड में 1 अगस्त को आपके पास बिगिनिंग में पड़े हैं 10 यूनिट 910 के 91 के हिसाब से, ठीक है जी, 10 यूनिट पड़े हैं। 3 अगस्त को आपने 15 यूनिट मजीद परचेज की 106 के हिसाब से, और ये आपने टोटल लिख दिया, ठीक है। 14 अगस्त को आपके 20 यूनिट बिक रहे हैं। कितने यूनिट बिक रहे हैं आपके? टोटल 20 यूनिट सेल हो रहे हैं। अब कौन से यूनिट सेल होंगे? ये वाले पहले होंगे, ये वाले। अब हम मेथड कर रहे हैं अप्लाई लाइफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट पे खरीदे वो पहले बिकेंगे, पहले ये बिकेंगे 15 106 के हिसाब से। अब ये खत्म हो गए तो 5 हम फिर ये बेचेंगे, 5 ज़रब 91। अब हमने ये यूनिट इतने के बेचे हैं, ठीक है। बाकी इन्वेंट्री में शाम को आप जाते हुए क्या लिखेंगे? आप कहेंगे जी 5 यूनिट मेरे पास अभी भी पड़े हैं। कौन से वाले? ये वाले 5 यूनिट पड़े हैं आपके पास, 91 वाले, इतने के पड़े हैं। देन 17 को आपने परचेजिंग की, ठीक है, और कोई चीज़ नहीं बिकी इस दिन, तो आपने यहाँ पर बैलेंस लिख दिया। 28 को आपने मजीद परचेजिंग की, आपकी कोई चीज़ नहीं बिकी, अभी इसको भी आपने बैलेंस में शामिल कर दिया, ठीक है। 31 को आपके 23 यूनिट्स बिके। ये कैसे बेचेंगे अब आप देखें। टोटल यूनिट्स 23। मेथड है लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे एंड पे खरीदे वो पहले बेचेंगे। सबसे एंड पे आपने खरीदे थे ये वाले 10 यूनिट 119 के हिसाब से, ये देखें, ये खरीदे थे आपने 28 तारीख को। आप लिखेंगे 10 ज़रब 119, आप कहेंगे जी 10 यूनिट्स ये हो गए, ठीक है। अब बाकी बचे 13 यूनिट्स। अब 13 यूनिट्स जो इससे पहले आपने चीज़ खरीदी थी वो ये खरीदी थी, इसमें से 13 यूनिट बेचेंगे 115 के हिसाब से। 13 ज़रब 115, ये इतनी कॉस्ट आई इस चीज़ों को सेल करने पे, ठीक है। और अब अगर आपसे कोई पूछे जी बताएं आपके पास कितना बैलेंस अवेलेबल, आप कहेंगे मेरे पास इतना बैलेंस अवेलेबल है, और इस महीने में कितनी कॉस्ट है आपके पास? इतनी, ठीक है। अलग अब एक चीज़ नोट करें कि आपने सेम चीज़ें परचेज की हैं, सेम यूनिट 15 यूनिट 106 के हिसाब से, 20 115 के हिसाब से, 10 119 के हिसाब से, और चीज़ें सेल भी इसी तरह से की हैं। लाइफो मेथड में भी, फाइफो में भी, और अभी हम आगे वेटेड एवरेज में भी ऐसे ही करेंगे। देन एट द एंड हम देखेंगे इनमें डिफरेंस कितना आ रहा है, किस चीज़ का डिफरेंस आ रहा है। बेसिकली पर्पस हमारा ये है, ये टॉपिक करने का। वेटेड एवरेज मेथड है जी ये, ठीक है। वेटेड एवरेज में क्या किया? बिगिनिंग इन्वेंट्री 910 की, ठीक है। 3 यूनिट्स अगस्त को मजीद परचेज किए, 3 अगस्त को 15 यूनिट, सेम वही परचेजिंग जो आपने पहले क्वेश्चन में की थी। तो ये पड़े टोटल 2500 के। टोटल यूनिट कितने हैं? 15, ये 10 पहले थे 25। एक यूनिट पड़ा आपको 100 रुपये का, ठीक है। एक यूनिट आपको 100 रुपये का पड़ रहा है, क्योंकि वेटेड एवरेज मेथड है इसलिए इसमें हम अलग अलग से कॉस्ट नहीं लेते बल्कि एवरेज कॉस्ट लेते हैं। 14 तारीख को जब आपके पास कस्टमर आएगा 20 यूनिट लेने के लिए, अब आपने फाइफो भी अप्लाई नहीं करना, लाइफो भी अप्लाई नहीं करना, बल्कि आपने वेटेड एवरेज अप्लाई करना है। यानी कि इन दोनों की एवरेज ली, 2500 टोटल पैसे बने। 2500 के आपके पास टोटल यूनिट कितने हैं? 10 और 15, 25। 25 से डिवाइड किया, आप कहेंगे मेरे पास एक यूनिट 100 रुपये का पड़ा। अब आप 20 यूनिट सिंपली 100 के हिसाब से बेचेंगे, ठीक है। और अब यहाँ पर लिखेंगे मेरे पास अभी 500 की इन्वेंट्री बच गई, 2000 रुपये कॉस्ट आ गई। देन ये सिंपल परचेजिंग कर रहे हैं आप, ये परचेजिंग किया आपने, ठीक है। 20 यूनिट 115 के हिसाब से लिख दिए, ठीक है। साथ साथ इसकी एवरेज ले सकते हैं आप। इसकी एवरेज अभी इतनी बन रही है। 28 को परचेजिंग की, ये ऐड किए, इसकी पर यूनिट इतनी बनी है। 31 को आपने यूनिट सेल किए, 23 यूनिट सेल किए। अब फिर वही बात, फाइफो भी अप्लाई नहीं होगा, लाइफो भी नहीं होगा, बल्कि वेटेड एवरेज होगा। जो हमने इन सब की एवरेज कॉस्ट निकाल ली है। एवरेज कॉस्ट पता नहीं कैसे निकालते हैं? टोटल प्राइसेस को ऐड करते हैं, देन जितने यूनिट्स होते हैं उस पर डिवाइड कर देते हैं। 114 पर यूनिट के हिसाब से हमने 23 यूनिट बेची है। ये कॉस्ट, टोटल कॉस्ट इस महीने कितनी पड़ी हमें? इतनी। बैलेंस कितना बचा हमारे पास? इतना। अब हम इनको कंपेयर करते हैं। ये देखें, ये वही सेम क्वेश्चन है, अभी कंपेयर कर रहा है। आपने सेल्स टोटल इतने की हैं, ठीक है। यहाँ उसने सेल प्राइस दे दी, ठीक है जी। सेल्स आपने सेम किए हैं क्योंकि सेल प्राइस तो सेम होती है, आप जितने का भी यूनिट बेच रहे थे। अब कॉस्ट पे आते हैं। टोटल कॉस्ट जो हमने ये यहाँ पर लिखी हुई है हर एक में,
देखें इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी आ रही है, ये वाली आ रही है। इसी तरह बाकी क्वेश्चन में भी इसी जगह पर लिखी हुई है, वहां से देख सकते हैं। तो फाइफो में कॉस्ट कितनी आ रही है, 4570। लाइफो में कितनी कॉस्ट आ रही है, 4730। वेटेड में कितनी आ रही है, 4622। अब देखें एक यूनिट, एक जितने यूनिट सेल कर रहे हैं, ठीक है, जबकि कॉस्ट हमें हर एक की डिफरेंट आ रही है। क्यों? क्योंकि हम मेथड डिफरेंट अप्लाई कर रहे हैं, फाइफो, लाइफो, वेटेड एवरेज। ये मेथड फिलहाल आप अभी छोड़ दें, ठीक है, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड छोड़ दें भी आप। देन जब हम इतनी कॉस्ट है तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया, ये हमारा डिफरेंट ग्रॉस प्रॉफिट आया इन सबका। अब आप एक चीज देखने के, सेल्स आपकी सेम है, ठीक है, यानी कि यूनिट सेल सेम है, जितने यूनिट आपने सेल किए वो सबके सेम है, सेम क्वेश्चन कर रहे हैं आप, सिर्फ मेथड चेंज करने से आपके फिगर्स डिफरेंट आ रही हैं। ग्रॉस प्रॉफिट, लाइफो और सॉरी फाइफो, लाइफो, वेटेड एवरेज, इसमें से ये बेसिकली आपकी इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट होता है। सबसे पहले सेल्स आती हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स वो लेस करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट में एक्सपेंस लेस करते हैं, देन इनकम बिफोर टैक्स आती है, देन हम इनकम टैक्स पे करते हैं, देन आपके जो नेट इनकम आती है, यानी कि टोटल आपको इतने पैसे बचते हैं पे। यह मैं आपको जनरल सी बात बता रहा था। चलिए वापस आते हैं जी, ग्रॉस प्रॉफिट आपका डिफरेंट आ गए। जब ग्रॉस प्रॉफिट डिफरेंट आए, ये हमने मेंशन कर दिया यहाँ पे। अब एक्सपेंस सब पे सेम आया, इस पे भी 50 आया। ये एक्सपेंस वो है जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अलावा आपका एक्सपेंस आ रहा है, ठीक है। ये आपने लिख दिया, लेट्स से ये आपकी एम्प्लॉय का था, या आपकी बिजली का बिल था, या रेंट था, कुछ भी था, एक्सपेंस सेम आ गया। इनकम बिफोर टैक्स ये हमने लिख दिया यहाँ पर, ये इसलिए डिफरेंट आ रही है क्योंकि हमारी ग्रॉस प्रॉफिट डिफरेंट है। देन टैक्सेस पे किए। अब आप नेट इनकम देखें, नेट इनकम हर एक की डिफरेंट आ रही है, 721, 609, 685, ठीक है। ये फिगर देखने की हर एक की फिगर डिफरेंट आ रही है। इसी तरह इन्वेंट्री जो बैलेंस शीट में वो भी हर एक की डिफरेंट आ रही है, ठीक है। अब आपको इसी तरह से क्वेश्चन दिया जा सकता है कि आप फाइफो के मुताबिक नेट इनकम निकाल के दिखाएं और इन्वेंट्री निकाल के दिखाएं, या आप इस क्वेश्चन देंगे, आपको कहा जाएगा कि लाइफो ट्राई करें और नेट इनकम निकाल के दिखाएं, ठीक है, और इन्वेंट्री निकाल के दिखाएं। आप यही वाला इसी तरह से प्रोसीजर करेंगे जो हम ऊपर कर चुके हैं। इसी तरह से आप फॉर्मेट बनाएंगे। ये वेटेड एवरेज क्या है और इससे ऊपर हम देख चुके हैं 5 4 लाइफ का। जो भी क्वेश्चन आएगा उससे रिलेटेड आपने करना है, ठीक है। ये कुछ मेन पॉइंट्स ये आप पढ़ सकते हैं। जब आप क्वेश्चन अपने हाथ से करेंगे आपको चीज़ें समझ आएंगी, फिर आप ये पढ़िएगा, आपको समझ आ जाएंगी चीज़ें। अच्छा जी, वैल्यूइंग, अब देखते हैं वैल्यूइंग इन्वेंट्री एट एलसीएम एंड इफेक्ट ऑफ इन्वेंट्री एरर, ठीक है जी। अब ये क्या होता है, इस सेक्शन में हम क्या करेंगे, बेसिकली हम एग्जामिन करेंगे द रोल ऑफ मार्केट कॉस्ट। मार्केट कॉस्ट का क्या रोल है, किसमें, डिटर्मिनिंग इन्वेंट्री ऑन बैलेंस शीट के, आपकी बैलेंस शीट में कितनी इन्वेंट्री अवेलेबल है, ठीक है। अब एलसीएम होता है बेसिकली लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट, कि आपने कितने की खरीदी वो उसको कंपेयर करते हैं आप मार्केट वैल्यू से। जो चीज़ कम होती है आप उसको लेकर चलते हैं, किस तरह लेकर चलते हैं अभी हम देखते हैं। Accounting principle requires that inventory be reported at the market value of replacing an inventory when market value is lower than cost. कहते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल हमें ये बताता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि हमने जो अपनी इन्वेंट्री का रिपोर्ट करना है वो हमने मार्केट वैल्यू पे करना है। कब, अगर आपकी मार्केट वैल्यू आपकी कॉस्ट से कम है। इसका क्या मतलब है, इस मेथड के मुताबिक आपने मिसाल के तौर पे एक यूनिट खरीदा 100 रुपये का, ठीक है, लेकिन जब आप महीने के एंड पे आप बैलेंस शीट में अपने यूनिट्स लिखने लगे, अब आप 100 के हिसाब से लिखेंगे या किस हिसाब से लिखेंगे। लोअर ऑफ कॉस्ट ऑफ मार्केट वैल्यू मेथड के मुताबिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल हमें ये कहते हैं कि आप उस टाइम देखेंगे कि आपकी कॉस्ट यानी कि 100 रुपये कम है या वो चीज़ मार्केट में सस्ती है, ठीक है। अगर आप देखते हैं कि यार वो चीज़ मार्केट में 100 के बजाय 80 रुपये में मिल रही है, जो चीज़ आप 100 रुपये की खरीद कर लाए थे बेचने के लिए वो 80 रुपये की मिल रही है, ठीक है, तो अब आप बैलेंस शीट में 100 की बजाय उसको 80 रुपये के हिसाब से रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। दोबारा सुन लें एक बार, दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूँ।
इसमें क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि आपने एक चीज़ कितने की खरीदी और उसकी मार्केट वैल्यू क्या है। आपने एक चीज़ खरीदी थी बेचने के लिए, 100 रुपये के हिसाब से खरीद कर लाए थे, आपने शॉप में रख दी। जब आप महीने के बाद आप उसको बैलेंस शीट में लिखने लगे, तो अब आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि क्या अभी भी मार्केट में इसकी वैल्यू 100 है, या 100 से कम है, या 100 से ज़्यादा है, ये देखेंगे। अगर तो मार्केट वैल्यू 100 से कम है, तो अब आप के जो यूनिट्स बचे हुए हैं, अगर आपके 10 यूनिट बचे हुए हैं, अब आप 1000 रुपये नहीं लिखेंगे, 100 ज़रा 10 करके 1000 रुपये की इन्वेंट्री नहीं लिखेंगे, बल्कि आप कहेंगे जी मार्केट में 80 का अवेलेबल है। तो लोअर ऑफ कॉस्ट मार्केट वैल्यू कहती है कि जो चीज़ कॉस्ट कम होगी तो कॉस्ट लिखेंगे, मार्केट वैल्यू कम होगी तो मार्केट वैल्यू लिखेंगे। क्योंकि अब मार्केट वैल्यू 80 है, तो हम 80 ज़रा 10 करके 800 जो है हम अपनी इन्वेंट्री में शामिल करेंगे। ठीक है। लेकिन अगर आपकी कॉस्ट 100 है और मार्केट में वो चीज़ बढ़ जाती है, 100 से 120 में चली जाती है, तो यहाँ पर आप कॉस्ट पे ही लिखेंगे। अब आप मार्केट वैल्यू पे नहीं जाएंगे। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अगर तो मार्केट वैल्यू कम हो गई कॉस्ट से, तो आपको लॉस हो रहा है, और अगर लॉस हो रहा है तो आप इसको रिकग्नाइज करते हैं और इसकी एंट्री करते हैं। अगर मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है आपकी कॉस्ट से, तो आप अपना ये उस टाइम आप प्रॉफिट नहीं लिखते, सिर्फ लॉस की सूरत में लॉस लिखते हैं, प्रॉफिट की सूरत में यहाँ आप प्रॉफिट नहीं लिखते। अगर मार्केट वैल्यू बढ़ गई, तो आप मार्केट वैल्यू 120 के हिसाब से नहीं लिखेंगे, बल्कि अपनी कॉस्ट 100 के हिसाब से ही लिखेंगे इसको। तो इसमें सिर्फ एक सूरत में आपको एंट्री करनी पड़ेगी, एडजस्टिंग एंट्री, कि अगर मार्केट वैल्यू कम हो गई तो आपको लॉस होगा, यानी कि आपने 100 यूनिट पड़े, आपके पास 10 यूनिट पड़े थे 100 के हिसाब से, 1000 के थे, लेकिन मार्केट वैल्यू 80 हो गई है, तो अब टोटल बनते हैं 800 के। अब 200 रुपये आपको बेसिकली लॉस है, उसको आपने रिकॉग्नाइज करना है, उससे रिलेटेड एंट्री करनी है। ठीक है। यहाँ पर एग्जांपल दी गई है। ठीक है, कि हमने किस तरह से देखना है। देखें, एक एक बिजनेस है, इनके और डिफरेंट साइकिल्स हैं, डिफरेंट मॉडल्स हैं। एक ये मॉडल है, इनके पास 20 यूनिट अवेलेबल है। ठीक है। इसकी कॉस्ट, यानी कि ये दुकानदार 8000 के हिसाब से ये लेके आया था, लेकिन अब मार्केट में ये 7000 रुपये की से मिल जाती है, जिससे इसने ली थी, अब वो 7000 की वहाँ से मिल जाती है। ये दुकानदार खुद टोटल कॉस्ट इसे क्या पड़ी थी, ये 1,60,000 देकर लाया था, लेकिन अब मार्केट में यही 20 यूनिट 1,40,000 के हिसाब से मिल जाएंगे, क्योंकि अब एक यूनिट 7000 का है मार्केट में। तो अगर लोअर कॉस्ट और मार्केट वैल्यू मेथड अप्लाई करें, तो इसके मुताबिक अगर वो कहता है कॉस्ट या मार्केट वैल्यू में से वो चीज़ लिखेंगे जो कम होगी। यहाँ कौन सी कम है, कॉस्ट ये है, मार्केट वैल्यू ये है। मार्केट वैल्यू कम है, तो हम बैलेंस शीट में अपनी कम वाली वैल्यू लिखेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट इसके बाद आइटम है, 10 यूनिट खरीदे इसने 5000 के हिसाब से। ठीक है। मार्केट में अब 6000 के हो गए, यानी कि बढ़ गए। इसने खरीदे थे टोटल 10 यूनिट 50,000 के, मार्केट में टोटल है 60,000 के 10 यूनिट। यहाँ पर अब ये 60,000 नहीं लिखेगा, बल्कि मेथड्स अप्लाई करेगा। लोअर एलसीएम का मतलब होता है लोअर कॉस्ट और मार्केट वैल्यू। कॉस्ट वैल्यू या मार्केट वैल्यू में से जो वैल्यू कम होगी वो लिखेंगे। अब यहाँ पर कौन सी कम है, 50,000 कॉस्ट वैल्यू, हम 50,000 पे ही लिखेंगे। अब आप नेक्स्ट चीज देखिए कि अगर आपकी वैल्यू कम हो रही है तो आप कम वाली लिखेंगे, अगर बढ़ रही है तो बढ़ने वाली नहीं लिखेंगे, बल्कि अपनी प्रीवियस वैल्यू ही लिखेंगे। इनके पे कोई आइटम है, 8 यूनिट्स 5000 के हिसाब से, मार्केट वैल्यू बढ़ गई, इन्हें इतने के पड़े थे। ठीक है, टोटल मार्केट वैल्यू ये है। अब यह खुद ये क्या लिखेंगे बैलेंस शीट में, अगर इनसे कोई पूछेगा बताएं जी आपके पास कितने की इन्वेंट्री अवेलेबल है, तो ये नहीं कहेंगे कि जी मार्केट में अभी 52,000 की हो गया, ये कहेंगे जी मेरे पास 40,000 की खरीदी थी, 40,000 की इन्वेंट्री अवेलेबल है मेरे पास, क्योंकि हमें एलसीएम मेथड यही कहता है। 5 यूनिट्स है इनके पास एक और आइटम के। ठीक है, 9,000 के हिसाब से, मार्केट में वैल्यू हो गई 7,000। ये लाए थे 45,000 के, मार्केट में मिल रहे हैं 35,000 के 5 यूनिट। ठीक है। अब यहाँ पर कौन सा लिखेंगे, 35 या 45, लोअर कॉस्ट और मार्केट वैल्यू। जो वैल्यू कम होगी, कॉस्ट कम होगी तो कॉस्ट लिखेंगे, मार्केट कम होगी तो मार्केट। यहाँ पर हमारी 35,000 ये मार्केट वैल्यू, तो हम 35,000 रुपये ही लिखेंगे। ठीक है जी। अब अगर हम टोटल कॉस्ट की बात करें, ये सारी की सारी आइटम्स इस बिजनेस के पास, टोटल कॉस्ट की बात करें तो इसको टोटल कॉस्ट पड़ी 2,95,000। ठीक है, लेकिन एलसीएम अप्लाई करने के बाद अब पता लगा दी कॉस्ट 2,65,000 रुपये है यहाँ पर। ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे जी,
अब इन्हें ये 30,000 रुपये का बेसिकली लॉस हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इनकी कॉस्ट ज़्यादा थी, मार्केट में वैल्यू कम हो गई है 2,65,000। तो इससे रिलेटेड एंट्री करेंगे, कितना डिफरेंस आ रहा है 295 और 265 में 30,000 का। तो अब ये कहेंगे जी जो मेरे पास इन्वेंट्री अवेलेबल है वो 30,000 से कम हो गई है। तो जब इन्वेंट्री, क्योंकि एसेट है, एसेट कम होता है, तो एसेट को आपने किया क्रेडिट 30,000 से, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को आपने किया डेबिट 30,000 से, ठीक है जी। इस टॉपिक को आप अच्छी तरह से समझ लें, और अभी नेक्स्ट डिस्कशन सेशन जब होगा आपका, उसमें आप रेलेवेंट जो भी आपका कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं, ठीक है। और तकरीब 1-2 दिन के अंदर मैं आपको इससे रिलेटेड असाइनमेंट दूंगा और आपको असाइनमेंट सबमिट करवानी होगी, इसलिए आप इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझ लें। थैंक यू सो मच।